तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और फाइनली आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज क्या नया है। अब सीरीज तो खत्म हो गई, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एम्पल अमाउंट में उसमें कवर हुए थे, जो कि हमने एक टारगेट बनाया था अपनी सीरीज का, वो हमने कंप्लीट किया। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, अब हमारे पास उस सीरीज के लिए पैटर्न नहीं है, बट येस वी विल ब्रिंग समथिंग इन शॉर्ट फॉर यू सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। अभी रिसेंटली 2 वीडियोस रिलीज की गई थी और उसमें से दोनों वीडियोस कंडीशनल सेंटेंसेस की थी। चूंकि एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है इसलिए उसको 2 पार्ट्स में कवर किया गया था, राइट। पार्ट 1 में आधा और पार्ट 2 में आधा। पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, और पार्ट 2 नहीं समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे। तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। कंडीशनल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और जिसने वीडियो देख लिया है उसके लिए बोनस होने वाला है। आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच देम फर्स्ट एंड देन कम टू दिस सेक्शन, राइट। तो हम ये देखेंगे कि क्यों कंडीशनल सेंटेंसेस पे बार बार मैम बोल रही हैं, या क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि बार बार कंडीशनल सेंटेंस को इतना फोर्स किया जा रहा है। तो इसको विथ प्रूफ, आई विल शो यू विथ प्रूफ कि कैसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो फिलअप्स के फॉर्म में पूछे जाए, चाहे वो स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में पूछे जाए, और चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में पूछे जाए, पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। इसको एज अ मॉक टेस्ट आप कंसीडर करिए PYQs का। ठीक है, चूंकि ये PYQs हैं तो इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अराइज होता है, राइट। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर सेक्शन क्या है। इट इज ऑफ स्पॉटिंग एरर एंड बेसिकली PYQ, जो कि हमने स्पेसिफिक केसेस से लिया है। जैसे आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जैसे ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस पे आते हैं, हमारा जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें हमने जो भी टॉपिक थे वो आपको डिटेल में कवर किया हुआ है। तो नो वन नथिंग विल बी इन डिटेल, इट विल जस्ट कि क्वेश्चन के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, बाकी आप उस वीडियो को जाके देख ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सीरीज 2 2017 और क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि If I was you, I would not go to film in my mother's absence. ओके अब इस स्पॉटिंग एरर में पहला पॉइंट ये आता है, जब भी स्पॉटिंग एरर देखना, सबसे पहले कुछ देखना मत देखना, लेकिन टेंस जरूर देखना। सबसे पहले उसमें टेंस में गलती नहीं होनी चाहिए, और जब टेंस सही है तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं देखने के लिए। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है, उसके बाद हमें कंडीशनल सेंटेंस चेक करना है, उसके बाद हमें वेरियस चीज़ों पे ध्यान देना है कि कहीं एडजेक्टिव इशू तो नहीं है, प्रपोजिशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे कंटेंट चेक करने हैं, और वो भी चेक हो गए तो प्रपोजिशन और आर्टिकल, 2 चीज़ें देखनी है। तो बहुत लाइट कंसेप्ट होता है, लेकिन अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। इसको ऐसे देख लो, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ लाइव मॉक टेस्ट की तरह आए। तो इसको मॉक टेस्ट अज्यूम करके चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट गो टू द फिल्म इन मदर्स एब्सेंस। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको आंसर करना है तो आंसर तो कोई बच्चा हो सकता है बता दे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा चुका है, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, उसको बिना समझे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है आई वुड नॉट गो टू फिल्म इन माई मदर्स एब्सेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन है, तो अगर कहीं पे इफ आ रहा है, ओके, इफ आ रहा है और उसके साथ क्या आ रही है, हमारी कोई प्रोबेबिलिटी आ रही है, स्पेशली विश आ रही है या किसी तरह की प्रोबेबिलिटी आ रही है, जिसमें हम क्या ला रहे हैं, जिसमें हमारी कोई कामना है। ठीक है, आई विश है ना, तो उसी तरह से बोला इफ आई वर यू, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, इफ कंडीशन के साथ क्या लगना चाहिए था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगना चाहिए था, वो वर्ड जो है जिसकी कंडीशन बताई गई है उसकी जगह आप वॉज ना यूज करके क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। अब कहो मैम ऐसे कैसे कर लेंगे? देखिए ये एक जनरल रूल है, आपकी इफ कंडीशन है और उसमें किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है तो वो चीज हमेशा वर्ब फॉर्म में आएगी। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें एरर कहाँ है, तो एरर सीधी सी बात है, एरर किस में हो जाएगा, ए पार्ट में। ठीक है, तो एरर किस में है, ए में है। इफ आई वॉज कट के क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। कॉन्सेप्ट ये है, सामने लिखा हुआ है कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं, और इफ में सब्जेक्ट के साथ अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आ रही है तो हमारा वर यूज होता है और उसके बाद हमारा सेंटेंस कंटिन्यू होता है, राइट। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में रेफरेंस में बताऊंगी वो कैसे है, ठीक, क्योंकि ये तो एक बेसिक एक सेंटेंस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if I am the principal of the school I would abolish all examination. This question is from series 1 2022 जो कि अभी रिसेंटली अकर हुआ था, तो इसको बहुत ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली रिपीट हो रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सीरीज 1 2022 के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया है, तो आपने फिर से देखा क्या दिया हुआ था आपको एक कंडीशन दी हुई थी इफ। तो इफ जैसे ही आए माइंड को एकदम अलर्ट कर लो, ठीक। इफ कंडीशन दी हुई थी, इफ के साथ लिखा है आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस है, बहुत ध्यान से देखना।
ये पार्ट जो है ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट जो है वो दूसरा पार्ट है, यानी कि ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं बना। अब इसको हम समझेंगे कैसे, समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें इसको समझना कैसे। देखिए, अगर आपके पास इफ है, कंडीशनल सब्जेक्ट वर्ड है, इफ के साथ क्या आया, सब्जेक्ट आया। अगर इफ के साथ सब्जेक्ट आ रहा है और वहां प्रोबेबिलिटी है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, ठीक है, वर आता है, ये बाय रूल श्योर है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी आ रही तो वर आएगा। तो यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो सबसे बड़ी गलती क्या है, यहाँ पे वर आना चाहिए था। इफ आई वर द प्रिंसिपल होगा तो एरर विल बी इन पॉइंट ए। ये तो हो गया कि हमें एरर पता चल गई। अब क्यों एरर है इसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें आप ऐसे समझिए कि अगर आपको इफ दिया था, आपने आई को वर कर दिया, तो बाकी सेंटेंस कैसे फॉलो कर रहा है, मैम बाकियों में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जनरल है, एक तरह से सब्जेक्ट की तरह जा रहा है, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अब आई वुड एबॉलिश, तो रूल ऐसे चलता है कि अगर आई वर आ गया तो इसका मतलब ये कैसे सेंस में गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में गया। और पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वो ये कहता है, ठीक है, वो रूल ये कहता है कि अगर मेरा फर्स्ट यानी जो कंडीशन है, जो कंडीशन है यानी इफ के साथ जो आ रही है वो अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या होगा, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो उसका जो सेकंड पार्ट होगा, यानी फर्स्ट पार्ट तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, सेकंड पार्ट जो होगा उसमें सब्जेक्ट लगेगा प्लस वुड लगेगा प्लस V1 लगेगा। अब आप इसको जरा क्रॉस चेक करिए दोनों तरीके से। अब आपने पहली चीज जो देखी वो ये देखी थी कि फर्स्ट पॉइंट तो फॉलो कर रहा था। अब सेकंड पॉइंट कैसे देखा कि इसमें एरर है, ये क्यों सही था, क्योंकि देखिए वुड आया, ठीक है, वुड यहाँ पे भी था, वुड आया, ठीक है, प्लस V1 आना था, V1 एबॉलिश है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली भी स्टेटमेंट सही है, एरर कहाँ थी, यहाँ पे। आई बात समझ में? तो अब क्लीन कर लेते हैं, ये हमारे लिए आंसर हो गया क्योंकि इसमें इफ आई वर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। अब फिर से एनडीए हो सीरियस हो दोनों में एक एक क्वेश्चन डाल देते हैं, हर बार दो दो एक एक साल के गैप में, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ यू हैव थॉट अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स यू वुड नॉट हैव चोजन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर द टर्म पेपर। अगेन आपको कौन सा वर्ड हाईलाइट करना था, आपको इफ पे ध्यान देना था। इफ क्या कह रहा है, इफ ने देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे एक कंडीशन है। अब बहुत आराम से सेंटेंस को पढ़ो। मैंने पहले क्या कहा, हमेशा टेंस चेक करो। टेंस जो है सही से चलता है, जैसे नॉर्मल रूल्स हैं उसके भी अपने रूल्स हैं, लेकिन अगर कंडीशन लग गई तो टेंस का कॉन्सेप्ट कंडीशन के हिसाब से चलेगा, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो में कवर है, आप प्लीज उसको देखिएगा, ये आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। वरना इन क्वेश्चंस को लगा के बाकी तो कॉन्सेप्ट ना पढ़ के वो वाले नहीं लगा पाए तो कोई फायदा नहीं है इसका देखने का, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, इफ यू हैव थॉट अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स। अब आप इसको अपने रूल के हिसाब से देखिए कि इसमें तो हैव आ गया मैम, तो हैव कैसे जाएगा। तो आप ये बताइए, अगर इस बेसिक इसको रूल के हिसाब से देखें तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि इफ के साथ आपका क्या यूज किया, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है यू, उसके बाद क्या आया, हैव आया, हैव आया। अब सब्जेक्ट के बाद हैव आया, उसके बाद आपका प्रेडिकेट आ रहा है, यानी कि इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ अगर हैव आ रहा है और उसके बाद थॉट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा जनरल रूल कौन सा हो गया कि ये सिंपल सा बता दोगे आप कि मैम ऐसा है, ये जो है ना वो एक्सक्यूज मी, प्रेजेंट किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक। अब इसमें क्या क्लियरिटी दे रहा है, आपने बोला इफ यू हैव थॉट। अब ये अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है वो ये कहता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कोई इफ की कंडीशन ज्वाइन कर रही है तो उसके बाद आने वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट फॉलो होता है, ठीक है, ये रूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर इंडेफिनेट फॉलो होता है। अब इसको जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि इफ यू हैव थॉट अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स यू वुड नॉट हैव चोजन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक। अब इसको देखिए, इसमें क्या दिया, वुड दिया है, ठीक है, हैव दिया है, चोजन दिया है, यानी ये वाला हमने कहाँ पढ़ा था, हमने क्या बोला था कि सेकंड वाले पार्ट में अगर हमारे स्टार्टिंग पास्ट में है, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो किस में चेंज होता है, तो चेंज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, बताया था, इतना बताया था। अब इसके बाद देखिए ये तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है इसके हिसाब से, और सेंटेंस दिया था प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एरर यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या यूज करना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यू हैड आना चाहिए था। अगर यहाँ हैड आता तो पूरा रूल फॉलो कर रहा है, देखिए ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता
और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस किसको फॉलो करता है? मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। आ गई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे ये गलती थी और एरर आपकी किस में आ गई थी? ए में। बात समझ में आई? क्वेश्चन कब का था? CS2 2017 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा जल्दी से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? आई कैन फ्लाई इफ आई वर अ बर्ड। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, कब का है? ND1 2017 का क्वेश्चन है। आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड। अगेन आपके सामने कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल कह रहा है कि इफ आ गया। इफ के साथ मैंने क्या बताया था? इफ के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? बेसिक सा देखो, इफ के साथ सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट लगा है, लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है कि मैं उड़ पाता अगर मैं बर्ड होता। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आ रही है, किसी चीज की होप की जा रही है। तो अगेन मैंने क्या बताया था? इसकी जगह क्या आएगा? सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर आता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर। तो यहाँ पे तो विल लिख के बैठे हैं, विल तो आएगा नहीं। तो ये वाली एरर आपकी हो गई एंड द आंसर विल बी ND1 2017 का इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। बात समझ में आई? देखो सेम कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन मिल गए। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन फिर से उसी बात पे जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी। क्वेश्चन कह रहा है इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो फॉर द चेंज ऑफ जॉब। अब आपने देखा मैम, देखिए पहले पार्ट में तो गलती नहीं है, उसने इफ भी यूज किया और इफ कंडीशन के साथ आई लगाया तो वर लगाया, क्योंकि वो कंडीशन दे रहा था, है ना। कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो इफ आई वर यू इसकी जगह तो सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। अब चेंज ऑफ जॉब एक अंडरस्टूड सी चीज है कि प्रपोजिशन की ज्यादा गलती हो सकती है अगर होगी, पर अभी तो नहीं दिख रही है। तो अब सेकंड वाले पार्ट पे आओ। आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था। अभी इसी चीज को मैं दोबारा लिखूं, अगर इफ है, इफ के साथ क्या आया? आई आया। आई क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आया? वर आया। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी थी। यहां पे क्या थी? प्रोबेबिलिटी आ रही है या किसी चीज की होने की कामना हो रही है। उसके बाद मैंने क्या बताया? जब वर आया तो इस किसके, ये कैसे बदल गया? ये क्या हो गया? पास्ट आपका इनडेफिनेट। जब आपका पास्ट इंडेफिनेट बन गया तो आपने अभी क्या पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनेट के पार्ट के बाद, मतलब पास्ट इंडेफिनेट में अगर स्टार्टिंग सेंटेंस है तो सेकंड पार्ट किस में फॉलो होता है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, खत्म, है ना। अब यहां देखिए, आप इसको यहां पे फॉलो करिए। यहां पे आपका फॉलो हो रहा है कि नहीं? बहुत ध्यान से देखना। आपने इफ आई वर यू लगाया, यानी ये बात सही है। आई वुड, अब यहां देखिए ये क्या है? ये सब्जेक्ट है प्लस वुड है, ठीक है। तो वुड आ गया, कोई गलती नहीं है। उसके बाद नॉट आए तो उससे हमें क्या लेना था? हमें तो मेन देखना हमारी वर्ब ना गलत हो। वुड है, वुड के साथ V1 आता है। V1 क्या है? गो। बस, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये सही है। फॉर चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ जॉब में क्या गलती है? उसमें तो कोई गलती नहीं। अब ऑफ तो हटा नहीं देगा, चेंज टू जॉब तो लगा नहीं दोगे, तो ये भी सही है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? नो एरर। अब समझ में आ रही है चीजों की पेक्युलैरिटी को? देखो, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट या सेव कर सकते हो इफ यू वांट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट देयर एंड देन समझ में आ जाए। वरना बेस्ट चाहिए तो कंडीशनल का वीडियो देख लो, थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन मान के चलो कि लॉन्ग टर्म चीजें जो हैं ज्यादा बेटर रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड। अब ध्यान दो इस सेंटेंस को, क्या समझना है इसमें? ये समझो कि सेंटेंस लंबे होने से नहीं घबराना है, सेंटेंस की कंडीशन समझिए। कंडीशन में आपको पहले ही उसने बता दिया कि भाई हम इफ दे रहे हैं आपको, इफ के लिए आप तैयार हो जाइए कि कंडीशनल का सेंटेंस है। अब इफ के साथ क्या दिया? द स्कीम। अब इसको आप करोगे धीरे धीरे। इफ सही है। अब इफ के साथ सेंटेंस किसमें आ रहा है? वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। क्या ऐसा कोई भी, मैंने जब पढ़ाया था मैंने हमेशा ही बोला था कि प्रेजेंट के केसेस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और कौन से केसेस बनते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। उसके साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, लेकिन फ्यूचर से कभी स्टार्टिंग नहीं होती है इफ कंडीशन की। और यहाँ पे तो आपने फ्यूचर से नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने किससे कर दी? पास्ट परफेक्ट से की। अब मान लो करी भी है, तो देखते हैं इसमें गलती क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपने लिखा वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड। अब सेकंड पार्ट पकड़ो। सेकंड पार्ट किसमें जा रहा है? ध्यान देना। ऑल अफेक्टेड सब्जेक्ट हो गया, वुड क्या है? वुड हमारा हो जाएगा नॉर्मल वर्ड जो हम लगा रहे हैं। हैव क्या हो जाएगा? नॉर्मल वर्ड। और उसके साथ क्या आता था? V3 आता था, है ना। अब अगर वुड हैव आ गया तो V3 लगाइए। अगर मैं इस सेंटेंस को फॉलो करूं तो अब इसकी प्रीसीडिंग बात बताइए क्या थी? हमने बोला था ये कब फॉलो होता है? जब ये वाला सेंटेंस किस में हो? पास्ट परफेक्ट में हो। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होना चाहिए था? या तो पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट वाले पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस में हो। अब इसमें क्या था? इफ दिस स्कीम वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड, तो इसको क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता था? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब वुड तो आएगा नहीं क्योंकि वुड तो फर्स्ट पार्ट में रहता ही नहीं है, तो क्या आएगा? इफ प्लस सब्जेक्ट। अब वुड की जगह क्या लगाओगे? जनरल सेंटेंस
हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब हैड बीन क्यों, क्योंकि मैंने बोला था पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के दोनों के लिए केसेस आता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक, और ये चीज यहां जा रही थी तो यानी कि यहां पे होना चाहिए था इफ सब्जेक्ट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, और यहाँ पे ये गड़बड़ है। बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लो अगर नहीं आई। ठीक है, फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम कहते हैं कि इफ के साथ अगर सब्जेक्ट लगा है और उसमें क्या है, उस सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगा हुआ है, नॉर्मल हैव, तो उसके पहले वुड प्लस हैव प्लस क्या लगेगा, V3 लगेगा। किस केस में? अगर स्टार्टिंग सेंटेंस किस में है, स्टार्टिंग सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक, अब यहां पे देखिए आपको तो ये लगाना ही नहीं था, फिर यहाँ पे वुड हट जाना चाहिए था, तो वुड हटेगा तो इफ द स्कीम हैव भी हट जाएगा क्योंकि पास्ट की बात थी, तो क्या हो जाएगा, हैड। इफ द स्कीम हैड बीन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल इफेक्ट। अब यहाँ पे फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। आई बात समझ में? चलिए अब क्लीन करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी इसमें एरर क्या था, एरर हमारा ए पार्ट में था। ठीक है, यहाँ पे वुड नहीं होना चाहिए था, हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैड होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात? अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कब का है, NDA 1 2019 का है। ठीक है, NDA 1 2019 का है, तो इसमें पूछा क्या गया है, अब ये आराम से कर लोगे। इफ, ठीक है, कंडीशन दे दी आपने, रमेश विल बी प्रमोटेड। अभी मैंने बोला फ्यूचर इंडेफिनेट से कोई भी कंडीशन स्टार्ट नहीं होती, तो पहले ही गलती पकड़ ली भाई, फ्यूचर इंडेफिनेट से नहीं होती। तो उसके बाद भी रुक जाओ, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, ही विल गेट अ हायर सैलरी। ये कोडिंग पता है क्या है, ये कोडिंग जानी चाहिए थी इफ सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ फ्यूचर इंडेफिनेट फॉलो करता है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट अगर सही है तो हमारा क्या जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनेट के, और उसके बाद उसको नेक्स्ट फॉलो कौन करता है, अभी बताया था मैंने, उसको फॉलो करेगा फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, अब इसको क्लीन करके मैं दोबारा दिखा दे रही हूं ताकि दोनों तरह से समझो। मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का केस कैसे चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट कहता है कि अगर इफ के साथ सब्जेक्ट जुड़ा है और प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है, तो हमारा लिटरल बाद में क्या जाएगा, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। बात समझ में आई? उसके साथ क्या जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब यहां बताइए ये फ्यूचर इंडेफिनेट में था, जब ये फ्यूचर इंडेफिनेट में था तो सीधी सी बात है ये वाला भी किस में होना चाहिए था, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता या प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता। दोनों में नहीं है, उल्टा फ्यूचर में दे रखा है। और मैंने आपको बताया था कोई भी कंडीशन कभी फ्यूचर से स्टार्ट नहीं होती, तो ये वैसे भी गलत है। तो एरर किस में हो जाएगी, ए में। तो आंसर विल बी ए। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इफ यू लेंड मोहन अ पेन। ठीक, इफ यू लेंड मोहन अ पेन, ये क्वेश्चन पहले देख लो कब का है, NDA 1 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। किस टॉपिक से है, कंडीशनल सेंटेंसेस से है। क्या कह रहा है, इफ यू लेंड मोहन अ पेन ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है इफ यू लेंड मोहन अ पेन, ठीक है, अगर तुम मोहन को पेन देते हो, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। अब एक बात बताइए, इफ लगा है, अब धीरे धीरे चलते हैं, इफ लगा है, ठीक, सब्जेक्ट लगा है यू, लेंड क्या है, वर्ब है और सिंगुलर है, तो यानी कि ये किसके साथ आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था, इफ के साथ अगर सब्जेक्ट आता है और प्रेजेंट डेफिनेट आता है तो वो किसको फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा फ्यूचर इंडेफिनेट को। तो ही सब्जेक्ट हो गया, विल लैंड क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। अब वो किसको फॉलो करे, जनरल सेंटेंस को। एंड से जुड़ा है तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां लिखा है नेवर यू विल गेट इट बैक, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं थी, बस इसमें गलती क्या है, नेवर यू विल गेट इट बैक की जगह क्या होना चाहिए था, नेवर यू विल गेट इट बैक है। ठीक, तो नेवर विल यू गेट इट बैक की जगह नेवर यू विल गेट इट बैक होना चाहिए था। यानी इसमें जो है इन्होंने क्वेश्चन में जो है उसमें एरर है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें विल यू दिया हुआ था, नेवर विल यू गेट इट बैक, और इसका सही फॉर्मेशन होगा नेवर यू विल गेट इट बैक। तो अगर
नॉर्मल आंसर की देखेंगे तो इसमें एरर यहाँ बताएगा क्योंकि विल यू दिया हुआ था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर साइट से जिससे भी ली है उसमें यू विल दिया हुआ है, तो ये चीज गलत है, इसमें विल यू होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एरर इसमें आती। अब दूसरी चीज देखनी है, मान लो अगर इसको एज इट इज क्वेश्चन ले लें, ना लें इसको एनडीए 1 2019 का और क्वेश्चन सॉल्व करें, तो एरर किस में आएगी? एरर इसमें नो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग सही है। क्योंकि यूपीएससी में यहाँ पे गड़बड़ की थी उन्होंने क्या लिखा था? विल यू, क्योंकि इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया उस चीज का कि कहाँ पे क्वेश्चन की क्या ट्रिगिंग थी। ठीक, और विल यू से नहीं हो सकता, नेवर विल यू कैसे फॉर्म हो रहा है? कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो इट वुड बी नेवर यू विल गेट इट बैक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ यू आर वेटिंग टू वॉच, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना, थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ है। इफ यू आर वेटिंग टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग नॉट लेट देम सी यू। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ यू आर वेटिंग टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू। अब इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ जाती है, आपसे कह रहा है इफ यू आर वांटिंग टू वॉच। ठीक, अब बात समझो, यहाँ पे अगर सिंपल देखा जाए तो इफ आ गया, मैम कंडीशन वाली आ गई। अब इसको समझाइए कैसे गलती होगी। आर वांटिंग दिया हुआ है, किस में जा रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है द बर्ड नेस्टिंग लॉट देम सी यू। अब इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं क्योंकि वो जाना था फ्यूचर में, है ना। अब उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में जाना था, जनरलाइज सेंटेंस है। गड़बड़ इसमें क्या आती है, आपसे कहा जा रहा है, अब ये समझाने के लिए मैं ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी किया पेस्ट किया, आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, इसको समझ में आएगा। वांट भी दिया हुआ है और वॉच भी दिया हुआ है, दोनों क्या है? वर्ब है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी कोई कैसी वर्ब होती है? स्टैटिक वर्ब। ये अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको बात पता होगी, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्टैटिक वर्ब होती है तो वो अपनी फॉर्म नहीं चेंज करती आईएनजी में, तो ये होना चाहिए था वांट। ठीक है, तो ये होगा इफ यू वांट टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग देन इट यू शुड मेक श्योर कि वो आपको देख ना पाए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें दिया था यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, तो यू मस्ट नॉट लेट में कैसे समझ में आया? अब फिर से देख लो, मस्ट दिया हुआ है, मस्ट की जगह अगर विल यूज होता तो भी ये सेंटेंस सही था, अगर मे यूज होता तो भी ये सेंटेंस सही था, अगर कैन यूज होता तो भी ये सेंटेंस सही था, क्योंकि सेकंड पार्ट किस में जाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में जाता है। मैंने बोला था फ्यूचर इंडेफिनिट में जाता है तो विल को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी मॉडल से, चाहे वो मे हो चाहे वो कैन हो। ठीक है, यहाँ इन्होंने मस्ट किया है, मस्ट एक क्या करता है? सजेशन लगा देता है या एक कंपल्शन लगा देता है, तो उसमें कोई एरर नहीं है, वो विल की रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब इस बात को दोबारा देखो, मैंने क्या बोला? इफ यू आर वांटिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए था, उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट तो फॉलो कर रहा है क्योंकि मस्ट को भी हम विल की रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वांटिंग टू वॉच में गड़बड़ हमने वर्ब की पकड़ ली, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो वर्ब की गड़बड़ पकड़ी तो कैसे पकड़ी कि वांटिंग था, वांटिंग की जगह हमें क्या लिखना चाहिए था? वांट्स लिखना चाहिए था। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक स्टैटिक वर्ब है और वांट कभी वांटिंग की तरह यूज नहीं होता है। ठीक, तो इफ यू, अब आर वांट तो होगा नहीं क्योंकि वो तो ग्रामर का पूरा रूल ही खराब कर देगा, तो आर को भी हटाना पड़ेगा। इट विल बी इफ यू वांट टू वॉच, इफ यू वांट टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू। आ गई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपके सामने। क्वेश्चन कब किस पेपर का है ये भी देख लीजिए। इट इज ऑफ क्वेश्चन पेपर एनडीए 1 2015। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आप इसको कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने इसके प्रीवियस बताया, वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है। अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। हमेशा याद रखो कि जब बट टू से कोई पर्टिकुलर सेंटेंस अटैच हो रहा है तो उसकी वर्ब पर्टिकुलर टेंस नहीं चेंज होता है, एंड से अटैच हो रहा है तो टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब आ रहा है अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बहुत क्लियरली एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अनलेस जो होता है जब यूज होता है तो अनलेस के साथ वाली स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि अनलेस इन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक, और जब उसके सेकंड वाला सेंटेंस फॉलो होता है वो कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है। ठीक, अब इस चीज को लिखे रहने दो और इस चीज को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अनलेस यू स्टॉप, और एक चीज और इसके साथ इंपॉर्टेंट है वो भी देख लो। सेकंड रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर अनलेस लगा है तो जो फर्स्ट पार्ट है वो किस में आएगा? आपका प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा, और जो सेकंड पार्ट है वो फ्यूचर इन डेफिनेट में जाएगा। ये रूल है। ठीक, अब इसको जरा देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे कह रहा था अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस। मैम आपके हिसाब से अगर चलें तो ये वाले में कोई एरर नहीं है क्योंकि ये जनरल प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिया हुआ है। ठीक, ये किस में दिया हुआ है? प्रेजेंट
इंडेफिनेट में। अब देखते हैं, आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू अटेंशन ऑफ द पुलिस। अब आपने बोला था सेकंड पार्ट में नेगेटिव होगा, अब ट्रिक मत होना, आई विल हैव नो ऑप्शन वो बोल रहा है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो नो इन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट द सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म। तो आपकी सेकंड कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, जो कि मैंने यहाँ मेंशन की थी। लेकिन पॉइंट क्या है, बट टू ब्रिंग द मैटर, क्या नेक्स्ट वाले में गलती है? कैसे गलती हो जाएगी? बट से कनेक्ट किया है, सेंटेंस जिस टेंस में उसी टेंस में चलेगा। ठीक, अब गलती कहाँ है? क्या नो एरर लगा दे? नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि आपसे वो जो ट्रिक कर रहे हैं दो पर्टिकुलर पेपर में दो तरीके से, कि ये दो टॉपिक तो बच्चे को पता है, बच्चे को तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा कि वर्ब का गेम भी चलता है। अब वर्ब कैसे? अनलेस यू स्टॉप टू मेक, स्टॉप भी एक तरह की वर्ब है और टू मेक भी एक तरह की वर्ब है। जब हम ट्रांसिटिव वर्ब यूज करते हैं, ठीक, तो उसके साथ हम टू का यूज नहीं करते। तो यहां अगर ट्रांसिटिव वर्ब स्टॉप है तो उसके साथ टू का यूज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, अनलेस यू स्टॉप के बाद मेकिंग। अब वर्ब तो यूज करनी ही करनी पड़ेगी क्योंकि उसको रोकोगे कैसे? तो जीरेंड के बारे में पढ़ा है, टू मेक लिख करके लिखते हैं, और हमारा जो इन्फिनिटिव जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? टू मेक करके, है ना। एक बार देख लो, ये दिया है टू मेक या टू डू, यानी जिस भी चीज में पर्पस आता है, आई वेंट टू डू दिस, है ना, शी वेंट टू प्ले, तो वहां पे क्या होता है, ये कैसे एक्ट करता है? ये पर्टिकुलरली क्या है? इन्फिनिटिव है, ठीक है। और जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है जैसे प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे प्लेइंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे प्लेइंग नाउन बन गई। तो ये जब नाउन बन गई तो प्लेइंग करके वो स्टार्ट हो रहा है, वहां पे वो क्या है? जीरेंड है। और यहाँ पे आई वॉन्ट टू प्ले, तो वहां पे टू प्ले क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनिटिव और जीरेंड का। आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो बेसिक्स को पहले इसको कर लो, उसके बाद बेसिक्स धीमे धीमे कवर हो जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हो तो उसमें जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर आप अवेयर हो तो वेल एंड गुड, आप उसको एक बार गूगल करके एक बार रिसर्च करके अच्छे से पढ़ लीजिए जीरेंड और इन्फिनिटिव, आपको समझ में आएगा। ठीक, वरना करने के लिए तो क्वेश्चन रट लोगे, फिर पेपर में नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है। अनलेस यू स्टॉप टू मेक, तो यहाँ पे ये क्या थी? ये ऐसी थी, ट्रांसिटिव वर्ब थी। ठीक, ये ट्रांसिटिव वर्ब थी और वो चेंज किस में हो गई? मेक नॉइस, टू मेक की जगह क्या हो जाएगा? मेकिंग हो जाएगा। यानी आपने इसको किस में बदल दिया? मेकिंग किस में बदल गया? ये बदल गया जीरेंड में। तो टू मेक क्या था? इन्फिनिटिव था, और स्टॉप के साथ टू, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ टू नहीं आता है, इसलिए उसे मेकिंग करना पड़ता है। यानी एरर कहाँ थी? इसमें। अब मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही? डायरेक्ट एरर बताइए, अभी बता रही हूँ इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, उसका भी एक रीजन है, अब समझ में आएगा। अब देखिए, ये रीजन है। आपको अगर इस तरह से दे दिया, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही है, सीरियस 2 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है, और इसमें ये दिया हुआ है, सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड विल यू गिव अस अ ट्रीट। अब यहाँ पे आप एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, आपको तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी है, यानी सेंटेंस में गलती क्या है वो पकड़नी है। ठीक, अब इसको बहुत ध्यान से देखिए। हमने पहले बताया था कि अगर सपोज यूज हो रहा है तो सपोज के साथ दैट आता है, और अगर सपोजिंग यूज हो रहा है तो सपोजिंग के साथ भी दैट आता है। ठीक, लेकिन सपोजिंग और इफ साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, सपोजिंग इफ साथ में नहीं आते हैं, या तो आप सपोजिंग ही यूज करोगे या फिर सपोज ही यूज करोगे, या तो आप इफ ही यूज करोगे। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, जैसे मैंने सेव किया अपने पर्टिकुलर स्लाइड में, वैसे आप भी सेव कर सकते हो। अब इसको समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इसमें बोलूं सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड यू विल गिव अस अ ट्रीट, ठीक है, विल यू गिव अस अ ट्रीट, तो ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें तो गलती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपका इंडिकेट कर रहा है कि उसे क्वेश्चन पूछना था। बट पार्ट्स में दो डिवाइडेड है, सपोज इफ यू आर सिलेक्टेड विल यू गिव अस अ ट्रीट। अब क्या है? सपोज इफ एक्सक्यूज मी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। सपोज इफ दिया था, अभी मैंने क्या बताया? सपोज के साथ इफ का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर सपोज और इफ साथ में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या तो सपोज यूज करो या इफ यूज करो। यहाँ पे क्या क्या? सपोज इफ साथ में लाई, तो ये क्या है? गलत है। अब करें क्या? आप या तो सपोज रखते, ठीक, और अगर सपोज रखते तो ऑप्शन में एटलीस्ट दैट होना चाहिए था, क्योंकि सपोज को दैट की हेल्प चाहिए। सपोज दैट तो कहीं दिया नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। या तो आप इफ ही रखते, और इफ रखने पे इफ एक ऑप्शन है, तो इफ विल बी द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन देख लेते हैं कब का क्वेश्चन है। दिस इज ऑफ TDS 2 2016, और फिर से क्वेश्चन पूछा गया है सेम ईयर में, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कंडीशनल का। ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ अ गाइड लेस्ट ही मे मिस द वे। अब मैंने जब पढ़ाया था कंडीशन, उसमें बताया था जब लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ
विल नहीं आएगा, लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है, ठीक है। तो लेस्ट के साथ शुड आता है, तो आपने पहले ही देख लिया कि वहां पे गलती हो सकती है। तो ही मे मिस द वे, तो ये तो होगा नहीं, तो ही माइट करो चाहे मे करो, कोई मतलब ही नहीं है, हो नहीं सकता। ही विल मिस, मैंने बोला विल आता नहीं है, बोला ना विल नहीं आता है, तो विल होगा नहीं, ये भी काटिए। अब क्या आया, नो इंप्रूवमेंट है नहीं, ही शुड मिस दिया था, आपका ये वाला पॉइंट मिल गया, दिस विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो देखो किसी भी तरह से आपको पूछ रहे हैं, लेकिन वो पूछ जरूर रहे हैं। मैं ये आपको दिखाना चाहती थी, जस्ट टू प्रूव यू कि जो पढ़ाया जा रहा है वो वही पढ़ाया जा रहा है जिसकी प्रियोरिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब दिया है अनलेस यू आर, अब ये करिए आराम से, अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेब्ट। हमें क्या बताया गया था, अभी मैंने क्या बताया था कि जब अनलेस आता है, अनलेस के साथ जो सेंटेंस आता है वो पॉजिटिव में रहता है, और अनलेस के बाद जो सेंटेंस आता है वो किस में रहता है, नेगेटिव, क्योंकि अनलेस इन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो यहां क्या दिया, अनलेस यू आर नॉट दे दिया, तो नॉट कैसे हो जाएगा, अब उसकी ग्रामर तो चेंज नहीं कर दोगे, क्यों, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, यू विल रन इनटू डेब्ट। तो यू विल रन इनटू डेब्ट को देखो क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें फॉलो कराया, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब था तो हमने क्या कहा था, वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में उसका सेकंड हाफ फॉलो करता है। अब आप इसको खुद देखिए, ठीक है। ये क्या है, यू सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, रन हो गया, ये किस में हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया, और इनटू डेप्थ ये सही है। अब इसको मैं क्लीन करूं तो ये पार्ट में तो गलती थी ही नहीं, ये तो पूरा सही है, गलती इस पार्ट में थी, और क्या थी, यहाँ आर वेरी होना चाहिए था, सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अनलेस से ही कितने क्वेश्चन पूछे हैं। अब एक क्वेश्चन है, आई विश आई कैन हेल्प यू, आई विश आई कैन हेल्प यू, अगेन विश आ रही है, क्या है ये एक प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी लगा रही है, वो श्योरिटी नहीं, और प्रोबेबिलिटी के साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है। अब सेंटेंस देखिए, मे हेल्प यू, कुड हैव हेल्प, वर्क की सेंटेंस यहाँ पे आता है, ये तो हमने रूल बता दिया। अब क्या इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, वहां तो कहीं जगह ही नहीं थी, तो वहां कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन इतना तो आपने पढ़ा है ना कि हमने क्या बताया था कि अगर इफ के साथ वर आता है, ठीक, तो यानी अगर ये वर का सेंटेंस विश के साथ वर आता है, तो विश के साथ क्या फॉलो होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर पास्ट इंडेफिनिट फॉलो हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट अगर आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी, पास्ट इंडेफिनिट है ना, V1 आएगा। और वुड की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हम माइट यूज कर सकते हैं, हम कुड यूज कर सकते हैं, ठीक है, और शुड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं। और हमेशा रखो शैल का सेकंड फॉर्म शुड नहीं होता है, शुड कंपल्शन देता है, शैल इज अ जनरल वर्ड, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है माइट, कुड और शुड यूज करते हैं। अब इस जात को देखने के बाद क्या आप इसमें से कुछ कर पा रहे हो, सिंपल सा मतलब है, इसमें आप आराम से कर लोगे। मे हेल्प होगा, नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या आना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये क्या होगा, यहाँ पे वुड आए, वुड ना आए तो इसकी जगह क्या आ सकता है, माइट आ सकता है, या फिर कुड आ सकता है। क्या आपको कहीं कुड दिख रहा है, मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी इन दो ऑप्शंस में हो सकता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब कुड और हैव हेल्प में देखिए, वुड आया और वुड के साथ क्या आएगी, V1 आएगी, यहाँ पे तो हैव हेल्प आ गया, ये गलत हो गया, तो यहाँ V1 आई, ये सही है। बात समझ में आई कैसे हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है बड़ा प्यारा सा, एंड दिस इज फॉर यू पीपल टू सॉल्व। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइए। मैंने इतने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। अगेन यहाँ पे अनलेस वर्ड आ गया जो कि रिपीट हो रहा था, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, CDS 1 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में राइट आंसर दीजिए विद कंसेप्ट। जिसने कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज देखी है, मतलब पर्टिकुलर 2 ही वीडियोस हैं वो शॉर्ट उसको देखा है, वो आराम से बता लेगा। और जो नहीं देख रखा है वो कहीं ना कहीं इतनी देर जो समझाया कुछ तो दिमाग में आया ही होगा। तो इट्स बेटर दैट यू शुड डू दिस एंड टेल द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके, टिल दैट टाइम अब ये 15 क्वेश्चन थे मेरे पास आज देने के लिए, और इस 15 क्वेश्चन के साथ हम आज की पर्टिकुलर जो सेक्शन था वो खत्म करते हैं। तो विद दिस, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द सेशन।